बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं वीनस स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, आज बात तो होगी कौमी खेल हॉकी पे और ख़ास तौर से जो जर्मनी में हाल ही में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे तो उससे मुताल्लिक भी बात होगी। लेकिन जनाब, आज जो है क्रिकेट के मुताल्लिक मैं ये ज़रूर बताता चलूँ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान तीन एक रोज़ा जो मैचेस हो रहे हैं। आज उसका पहला मैच है जो पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक 11 बजे शुरू होगा शाम को। बहरहाल पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अगर आप ये देखें, दोनों टीमों के दरमियान अगर कंपैरिजन करें तो 137 मैचेस हुए हैं। वेस्ट इंडीज़ ने 71 मैचेस जीते हैं और पाकिस्तान ने 63 मैचेस जीते हैं। तो देखना ये होगा कि ज़ाहिर है थोड़ा सा एज तो हासिल है वेस्ट इंडीज़ को, फिर उनका होम ग्राउंड है, होम कंडीशंस होंगी तो यकीनन जो भी टीम जब अपने होम ग्राउंड पे खेल रही होती है तो उसको इजाफी एडवांटेज तो मिलता है। देखना ये होगा कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो है किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है और पाकिस्तान की टीम जब अब उनके साथ नए खिलाड़ी भी शामिल हो गए हैं। अब जो हमारी वनडे टीम है उसकी क़यादत मोहम्मद रिजवान कर रहे हैं, बाबर आजम भी टीम में होंगे, नसीम शाह भी होंगे, शाहीन शाह आफरीदी भी होंगे। तो देखना ये होगा कि हमारी टीम की जो है परफॉर्मेंस क्या होती है और यकीनन बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है ख़ास तौर से बाबर आजम और रिजवान पे भी, इसलिए कि बाबर आजम से मुतालिक काफ़ी बातें की गई और उनको T20 की टीम में ज़ाहिर है वो शामिल नहीं थे जो गुज़श्ता हमने सीरीज़ खेली। लेकिन अब ज़ाहिर है वनडे में तो उनका बनता है, वनडे की टीम में हैं वो और खेल रहे हैं, तो बड़ी तवक्कात वाबस्ता हैं कि वो जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करेंगे और हमें भी अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए अपनी टीम से कि वो वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ एक मरतबा फिर बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करेगी। और जिस तरह से उसने इससे कबल जो अमेरिका में दोनों टीमों के दरमियान T20 सीरीज़ हुई थी उसको पाकिस्तान ने जीतने का कारनामा अंजाम दिया था। अगर आप दूसरी जानिब देखें तो पाकिस्तान वीमेंस टीम जो है इन दिनों आयरलैंड के दौरे पे है और वहाँ पर 3 T20 मैचेस खेल रही है। पहले मैच में तो उसको शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन देखना है कि आज जो मैच हो रहा है डबलिन में उसमें पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस क्या होती है। अगर आप जायज़ा लें दोनों टीमों का, आयरलैंड और पाकिस्तान वीमेंस का, तो दोनों टीमों के दरमियान मजमूई तौर पर 20 मैचेस खेले गए हैं। 15 मैचेस पाकिस्तान ने जीते हैं, 5 आयरलैंड की टीम जीतने में कामयाब रही है। तो देखना ये होगा कि पाकिस्तान की टीम जिसका इतना अच्छा रिकॉर्ड है आयरलैंड के ख़िलाफ़, वो उसके ख़िलाफ़ इस सीरीज़ को जीतने में कामयाब होती है या नहीं होती। बहरहाल पहले मैच में पाकिस्तान की टीम को 11 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन जो पाकिस्तान वीमेंस टीम की कप्तान है फातिमा सना, उनकी परफॉर्मेंस जो थी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही थी और उन्होंने सिर्फ 26 रन देकर 4 विकटें ली थी। लेकिन जनाब उसके साथ साथ फातिमा सना से थोड़ी सी चूक भी हुई, गलती भी हुई और उनको जो है ICC के मतलब ज़ाब्ते अखलाक की मतलब खिलाफ वर्जी पर उनको एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। तो बहरहाल देखना होगा कि आगे जो है हमारी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा करती है और जो डिसिप्लिन है उसको पूरी तरह से फॉलो करती है। लेकिन चूँकि खेल में थोड़ी सी गर्मा गर्मी होती है, खिलाड़ी एक्साइटेड होते हैं तो चाहते हैं वो, ज़ाहिर है अंपायर से भी बात करते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ये चीज़ जो है वो खिलाफ वर्जी में आ जाती है। और हेड कोच तो उसके मोहम्मद वसीम साहब हैं। देखना ये है कि एक ऐसी टीम आयरलैंड की जिसके ख़िलाफ़ आपकी फतूहात का ख़ासा बड़ा मतलब ये कि आपका हिस्सा जो है ज़्यादा है फतूहात का, तो आप उसमें किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं जनाब कौमी खेल हॉकी की, जो आजकल बड़ा बर्निंग इशू है एशिया कप के हवाले से भी, प्रो लीग के हवाले से भी। तो इस सिलसिले में जनाब आज हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाई हॉकी के साबिक मायनाज ओलंपियन फुल बैक नासिर अली साहब, जिनके क्रेडिट पर 7 गोल्ड मेडल हैं, 10 सिल्वर हैं और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं। तो जनाब 22 गोल उन्होंने किए हैं, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी वो हासिल कर चुके हैं। लॉस एंजलिस जो ओलंपिक हुआ था उसकी फातेह पाकिस्तानी टीम के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। इसी तरह एशियन गेम्स जो हुआ था दिल्ली में उसमें भी मतलब उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। नासिर अली अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और नासिर अली के साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे जनाब फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट
और कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन राशिद कुरैशी साहब कुछ ही देर में वो भी मतलब हमारे साथ मौजूद होंगे। और ख़ास तौर से उनसे जो बात होगी वो ये होगी कि हाल ही में जो जर्मनी में आपने देखा कि वहाँ पर वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ गेम्स मुनक्किद हुए थे, तो उसमें जो है जो मतलब हमारी टीम के खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस थी और हमारे कुछ खिलाड़ी जो थे उसमें मतलब नज़र नहीं आ रहे थे, तो देखना ये होगा गायब हो गए थे। और गो के इससे कबल भी बड़ी कंट्रीज़ के जो खिलाड़ी हैं जो मुख्तलिफ गेम्स हुए हैं उसमें गायब होते रहे हैं, लेकिन बहरहाल ये डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी और उसके ख़िलाफ़ जो है तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है। तो सबसे पहले नासिर अली साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और नासिर भाई आप पिछले दिनों जब आप यहाँ तशरीफ़ लाए थे तो उसमें मतलब आपने एक बात की थी प्रो लीग के हवाले से, इसलिए कि 70 करोड़ रुपए की हमें ज़रूरत थी और आपने पहली दफ़ा किसी भी मतलब चैनल पे आपने ही ये तजवीज़ दी थी कि ये 70 करोड़ रुपए जो हैं वो मुख्तलिफ़ सूबों से हम अगर 20-20 करोड़ रुपए लें तो हम उसको मीट कर सकते हैं। और बड़े मज़े की बात है कि हाल ही में प्राइम मिनिस्टर की जानिब से या हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाकायदा इस चीज़ को कहा गया है कि तमाम सूबे जो हैं जो मतलब प्रो लीग में टीम शिरकत करेगी जो उसका ख़र्चा है वो तमाम सूबे कंट्रीब्यूट करेंगे। अच्छा, ये पैसे जो हैं मतलब किसी फेडरेशन को तो नहीं दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसे जो है डायरेक्ट जो मुख्तलिफ़ सूबाई हुकूमतें हैं वो जो है होटलों को देंगी या फिर जो एयर टिकट होंगे एयरलाइंस को देंगी। तो ये तरीक़ाकार है। तो सब मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि आपने ये तजवीज़ दी थी और ये तजवीज़ जो है वो कबूल हो गई है, क्या कहेंगे, कितने खुश और मुतमईन हैं? बहुत शुक्रिया रियाज साहब। पहली बात तो ये है कि लास्ट जब प्रोग्राम था तो प्रो लीग पर जब बात हुई तो वो यही बात थी कि हमारे लिए जो 70 करोड़ रुपीज़ है, हाँ। तो वो बहुत यानी कि प्रो लीग के लिए हमें अखराजात के लिए चाहिए। तो आपको पता है कि अगर ये फेडरेशन अगर प्लेयर्स को डेली नहीं आज तक दे सकी तो ये 70 करोड़ कहाँ से ला सकते थे। इसीलिए मैंने ये जो आपको प्रपोजल दिया था कि उस वक्त में हाल ताहिर जुमान भी ऑनलाइन बात कर रहे थे, तो उसने भी इस चीज़ को अप्रिशिएट किया था कि नासिर भाई ने ये जो बात की है चीफ मिनिस्टर्स की चारों सूबों की, तो ये जो है ना बड़ी एक्सेप्टेबल है। अगर ये हो जाए तो बहुत अच्छा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मैंने या आपने जो बात की तो उस पर अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तजवीज़ कबूल की है तो ये बड़ा अप्रिशिएट है कि एक टीम जो है हमारी पार्टिसिपेट करेगी। बाकी इन लोगों पर तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये प्लेयर्स को कोई डेली दे दें। अगर ये ऐसी बात होती तो कप्तान हमाद भट्ट की जो वीडियो लीक हुई थी वो आप सुने कि वो कह रहा है कि मैं अब किसी की बातों में नहीं आऊँगा, मुझे प्लेयर्स के हकूक़ की बात करनी है, जो उनके हकूक़ हैं। और वो उसने अच्छा स्टेप लिया है कि ये अपने लिए तो सब कुछ ले रहे हैं, लेकिन प्लेयर्स जिनके ऊपर ये जा रहे हैं आ रहे हैं ऑफिस में बैठे हुए हैं ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनके लिए कोई सोचते ही नहीं है। बल्कि 1.25 करोड़ रुपए जो है वो ऑफिशियल जो है गए थे उनकी मद में खर्च हुए जो मतलब गए थे, खिलाड़ियों को नहीं मिल रहा है। अच्छा, एक सवाल और है मेरा कि देखें प्रो लीग इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने प्रो लीग के लिए न्यूजीलैंड को 21 जुलाई की डेडलाइन दी थी कि वो बताएं कि आया शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। बहरहाल उन्होंने जो है उनको जवाब दे दिया। उसके बाद इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 12 अगस्त तक की डेडलाइन दी थी कि आप हमें बताइए कि आपने शिरकत करनी या नहीं करनी। तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनसे मज़ीद वक्त मांग लिया है और 20 अगस्त तक की डेडलाइन की दरख्वास्त की है। ये क्या मुनासिब है या मतलब ये आप समझते हैं कि अंडरस्टैंडिंग से हुआ कि जो स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड या हुकूमत पाकिस्तान ऐसे ही? सर देखिए, बात यह है कि जो FIH के प्रेसिडेंट हैं इकराम तैयब साहब, उनका भी तल्लक पाकिस्तान से ही आपको, और लाजमी बात है कि उनकी सिंपथीज़ भी होंगी कि पाकिस्तान प्रो लीग में आए। तो लेकिन ये है कि जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान हॉकी टीम की, तो इसको जो जाना है वो बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी मीन इस सेंस में कह सकता हूँ कि देखें अभी अगर पाकिस्तान की रैंकिंग 15 या 16 या 13 या 15 है, अगर खुदा न खास्ता वहाँ पर टीमें, अगर एशिया की टीमों को हम कम्पीट करें, अगर देखते हैं कि हम उनसे कभी बराबर रह रहे हैं कभी हारते हैं एशियन, तो वहाँ पर तो बहुत अच्छी टीम्स आएंगी। लेकिन अगर ये खेलने जाती हैं तो ये है कि अगर 70 करोड़ रुपया है तो पहली तो प्रायोरिटी ये है कि ये जाएं वहाँ पर। लेकिन ये है कि दूसरी प्रायोरिटी मेरी ये है
कि अगर जिस तरह लास्ट टाइम भी मैंने आपको एक प्रपोजल दिया था कि ये हर ममालिक में एक PHF का कोऑर्डिनेटर ढूंढे, वहाँ पर ये देखें प्रो लीग में इनको एक एक मैच मिलना है हर मुल्क के साथ, सही, ठीक है कि नहीं। तो ये है कि अगर ये हारते हैं तो 35 पॉइंट्स कम होंगे। अब ये ना हो कि अगर हम 15 पर ना तो कहीं ये 19 या 20 पर ना हम चले जाएं प्रो लीग में, ये भी एक बिल्कुल है। बिल्कुल इस पे बात होगी। और जनाब हमको इस वक्त ज्वाइन कर लिया है जनाब फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट, और बड़ी मतलब ये कि अच्छी बात ये है कि इनकी जो अहलिया हैं वो भी इंटरनेशनल एथलीट हैं और इनके बच्चे जो हैं वो भी इंटरनेशनली मतलब खेल रहे हैं। और ये कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन हैं, और जनाब उसके साथ साथ PSL में जो कोयटा ग्लेडिएटर्स की टीम शिरकत करती है उसके ये फिज़िकल ट्रेनर भी हैं। और आपने देखा कि कोयटा ग्लेडिएटर्स जो है वो जीत चुकी है। कितना मतलब फिज़िकल फिटनेस का ताल्लुक होता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वही टीमें मतलब कामयाबी हासिल करती हैं जिनकी स्टेमिना, फिज़िकल फिटनेस और ये तमाम चीज़ें बड़ी साउंड होती हैं। बहरहाल इस वक्त हमको ज्वाइन कर लिया है जैसा मैंने पहले कहा राशिद कुरैशी साहब ने, फॉर्मर इंटरनेशनल एथलीट और कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन। अस्सलाम वालेकुम राशिद भाई, क्या हाल है अर्शद है, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? जिंदाबाद, ज़बरदस्त भाई। आपसे तो सवाल तो और भी होंगे, लेकिन पहला सवाल तो जनाब यही बनता है कि हाल ही में जर्मनी में जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी जो मतलब गेम्स हुए उसमें मतलब परफॉर्मेंस तो अपनी जगह है, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात थी कि पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी जो हैं वहाँ पर स्लिप हो गए। अच्छा, वैसे ये हकीकत है कि दुनिया में जब से मतलब दुनिया बनी और गेम्स हो रहे हैं कुछ ना कुछ मुल्कों के खिलाड़ी स्लिप हो ही जाते हैं अच्छे मुल्कों में, और ये चलता रहा है। बाज़ खिलाड़ियों को तो वहाँ की कौमियत भी मिल जाती है, लेकिन आप समझते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं और वो ऐसे खिलाड़ी जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, तो क्या कहेंगे, कितना मतलब ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है? बहुत बहुत शुक्रिया रियाज भाई। कोई शक नहीं इसमें कि मुल्क की बहुत जग हसाई होती है। जो खिलाड़ी होता है वो एम्बेसडर होता है अपने मुल्क का, बिल्कुल, और अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, इस झंडे को रिप्रेजेंट कर रहा होता है पूरी कौम को। सही। तो इम्प्रेशन ओवरऑल फिर पूरी नेशन का इस तरह का आता है। सही। और ये आपकी बात भी दुरुस्त है, पहले भी ऐसा होता रहा है। जी। एथलेटिक्स में भी ये दोनों बच्चे, लेकिन हम उसको जवाब नहीं बना सकते। हाँ, ये तो प्रेस्टीज की बात है, हमारी प्रेस्टीज स्टेक पे होती है। ये काउंसलिंग भी ज़रूरी है, और फिर जो आपके साथ जो लोग जा रहे हैं और जिस यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है, सबकी तरफ से जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की काउंसलिंग करें। कुछ भी है वो यंगस्टर्स होते हैं अपने फ्यूचर के उसमें होते हैं, लेकिन बहरहाल ये तरीक़ेकार सारे गलत हैं, ये नहीं होना चाहिए। और जो कुछ भी हुआ उस पर जितना अफसोस किया जाए कम है। और ये प्रैक्टिस रही है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में गालिबन 93 में अमेरिका में एक एथलीट स्लिप हुआ था। उसके बाद फिर एक कोरिया में इमरान नामी एथलीट था, वो स्लिप हुआ। और अब ये एक वाक़या हुआ, इसमें 2 एथलीट्स स्लिप हुए। उनमें से एक तो बहुत अच्छा फ्यूचर था, दोनों ही अच्छे थे, लेकिन एक स्प्रिंटर बहुत अच्छा था और पाकिस्तान के विक्ट्री स्टैंड का लड़का था वो। बहरहाल नदीम नाम है उसका। तो बहरहाल ये है बुरी बात है, बिल्कुल। अच्छा, कॉन्टीजेंट के जो सरबराह थे वो जावेद मेमन साहब, जो मतलब चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई है, कुछ सवालात उनको दिए हैं, और जो भी मतलब कंसर्न लोग हैं, आप क्या समझते हैं कि ये कितनी ज़िम्मेदारी होती है? इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो खिलाड़ियों की होती है कि वो एम्बेसडर होते हैं जैसा कि आपने कहा, तो जो कंसर्न लोग होते हैं या ज़िम्मेदार लोग होते हैं उनकी कितनी ज़िम्मेदारी होती है? आपने बड़ी अच्छी बात की कि मतलब किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट से इनकी काउंसलिंग भी होनी चाहिए ताकि इनका दिलो दिमाग खुले और कहीं जाके मतलब इस तरह से स्लिप ना हो जाएं। क्या कहेंगे? देखिए, जावेद मेमन साहब का बुनियादी तौर पर ताल्लुक़ है IT से। अच्छा, इंफॉर्मेशन। जी, और उनके पास स्पोर्ट्स का चार्ज है एक अरसे से। अब मुझे आपसे मेरा एक सवाल बनता है कि ये जो इंस्टीट्यूशन होते हैं, बड़ी जामियात और जामियात की सरबराह HEC, ये ट्रेंड सेटल इंस्टीट्यूशन होते हैं। सही। तो आप एक नॉन टेक्निकल आदमी को, नॉन प्रोफेशनल आदमी को आप जब इस तरह का जॉब देंगे तो फिर नताज इसी तरह के इनके लिए तो एक अलग प्रोग्राम भी किया जाए तो कम है जो कुछ हो रहा है। सही। मैं हॉकी की मिसाल ले लें, आप बैठे हुए, टैलेंट हंट प्रोग्राम पे कितना खर्चा हुआ, बिल्कुल,
किस अंदाज से हुआ, किस तरह से दोनों हाथों से लूटा गया, आउटकम क्या है उसका, कुछ नहीं, ये सवाल नहीं बनता। बिल्कुल। आप कराची यूनिवर्सिटी की एक लेगेसी है हॉकी के अंदर, कितने ओलंपियंस हमारे यहाँ से ग्रेजुएट हुए, कितने ओलंपियंस, सही, हर टाइटल का, वर्ल्ड कप का टाइटल हो, चैंपियंस ट्रॉफी का टाइटल हो, ओलंपिक्स का टाइटल हो, एशिया का टाइटल हो, अजलान शाह का टाइटल हो। अभी भी हमारे शाहजेब लड़का जो उस टीम में था जिसने अजलान शाह में मेडलिस्ट हुई है, जी जी, बहरहाल वी वर नोवेयर। सही, आप मतलब दूसरी चीज़ ये कि आप कैसे पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ का पैसा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को दे सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। सही, एक वो तो एक उनकी बहुत सी चीज़ें। अब 17 ऑफिशियल गए इस प्रोग्राम में, अमेज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में 17 ऑफिशियल्स गए, और कंटिजेंट कितना था? 35 लोग थे 35 खिलाड़ी। लोग। बहरहाल बात यह है कि 17 ऑफिशियल्स, और आपको मैं एक और बात बताऊं कि डिस्क्वालीफाई है हमारी 4x400 मीटर रिले की टीम। मतलब ये मजाक समझा हुआ है, बच्चा उस लेवल पर नहीं है, मतलब उस लेवल पर ट्रैक चेंज कैसे कर सकता है। सही कर लिया उन्होंने पहले राउंड के बाद जो दूसरा बैटन चेंजिंग होती है, और ये चीज बड़ी हाईलाइट हुई है, बदनामी का बाइस बनी है। नॉन प्रोफेशनल हम मतलब डिक्लेयर्ड हुए हैं। ये इतने बड़ा ब्लेंडर। अब जो बच्चा 400 मीटर की रेस भाग रहा है, उसको ट्रैक चेंज करना है, दूसरे जो बैटन लेकर जाता है जी जी, उसको 500 मीटर के बाद ट्रैक चेंज करके आना होता है। उसने पहले से नीचे ट्रैक में उतर गया। मतलब आप ये स्कूल्स लेवल की भी गलतियां हैं यार, कि क्या हो क्या रही है, और वहां पर आप उस पर बहस कर रहे हैं। मतलब एक तो एक गलती करें और ऊपर से आप इसको डिफेंड करें। मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो तवज्जो तलब है। इस यहाँ पर अच्छा, ले जाने का मायार बड़ा अजीब से, ऑफिशियल्स ले जाने का मायार बड़ा अजीब से, वो भी क्वेश्चन मार्क है। मिसाल के तौर पे मैं डीजी हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जूडो में या एथलेटिक्स में या कराटे में किसी भी टीम में आपको लेके जाना है, तो मैं बड़े आप तो मेरिट, उसका मेरिट ये है कि आप उसके ऑर्गेनाइजर बन जाएं। सही, इंटर यूनिवर्सिटी के जब वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स होगा तो जो टीम विनर होगी उसका कोच चला जाएगा, चाहे उसका एक्सपीरियंस जीरो उस फील्ड में, और मैनेजर वो जाएगा जो कि ऑर्गेनाइजर होगा इंटर यूनिवर्सिटी का, या एचईसी की टीम का मैनेजर होगा नेशनल गेम में। सही, तो आप कॉम्पिटेंसी की बजाय आप लॉबी सिस्टम नवाजना, ये चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। खत्म नहीं हो रही है चीज। इससे फौरी इंक्वायरी की जरूरत है। आप पूछे आप जब इस तरह के लोग, मतलब सारे काबिल एहतराम है, मगर अगर मैं एथलेटिक्स या क्रिकेट, अगर प्रोफेशनल नहीं है, नॉन प्रोफेशनल, तो उनका बनता नहीं है। ये सिलसिला राशिद भाई ये जारी रहेगा। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ मौजूद हैं दुनिया हॉकी के साबिक माया नाज ओलंपियन फुलबैक नासिर अली, और उनके साथ साथ साबिक इंटरनेशनल एथलीट और कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर फिज़िकल एजुकेशन, और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के फिज़िकल ट्रेनर राशिद कुरैशी साहब। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं।
एक मतलब फिर हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं और जहाँ से सिलसिला टूटता वहीं से शुरू करते हैं। नासिर अली साहब, एशिया कप, पाकिस्तान की टीम ज़ाहिर है एशिया कप में नहीं जा रही और जूनियर वर्ल्ड कप होगा उसमें भी मेरे ख्याल से चूँकि इंडिया में हो रहा है लाजमी बात। अच्छा, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को पिली ये लेनी चाहिए थी शुरू से कि हाइब्रिड मॉडल जिस तरह से क्रिकेट में है पाकिस्तान और भारत के दरमियान इसी तरह से हाइब्रिड मॉडल पे हो। अब एशिया कप में मतलब वहाँ का जो मीडिया है उसने कहा है कि पाकिस्तान की टीम ने कैटेगोरिकली मना कर दिया कि वो नहीं आएंगे और उसकी जगह उन्होंने जो बांग्लादेश की टीम को कहा है कि ये आएगी। लेकिन बांग्लादेश के जो हुकाम कहते हैं वो ये कहते हैं कि हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे लेकिन हम इतनी जल्दी थोड़ी तैयारी कर सकते हैं ना आएंगे। अच्छा, ये जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अहदेदारान हैं वो ये कहते हैं कि जी हमारा राब्ता कोई इंडियन हॉकी फेडरेशन से थोड़ी है, हमारा तो एशियन हॉकी फेडरेशन से। तो भाई जब आपने जाना नहीं है तो आपका मतलब राब्ते से क्या होता है, क्या कहेंगे? मतलब वैसे डिस्करेजिंग तो है कि पाकिस्तान की टीम को एशिया कप और जूनियर वर्ल्ड कप में चूँकि इंडिया में हो रहा है तो खेलने का मौका नहीं मिलेगा और जो एक मतलब एशिया कप में अगर आप जीत जाते अच्छी पोजीशन होती तो आप वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर सकते थे। क्या कहेंगे? रियाज भाई, ये नॉन टेक्निकल आदमी सारे बैठे हुए हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। सही, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिफ्यूज़ कर रही है, हाँ ठीक है कि नहीं, ड्यू टू सिक्योरिटी की वजह से जो भी है, और ये कह रही है कि हमने एशियन हॉकी फेडरेशन के साथ हम राब्ते में हैं। पहली बात तो ये है कि जो एशिया कप हो रहा है अगर पाकिस्तान की उसमें नुमाइंदगी नहीं होगी तो एशिया कप नहीं है मेरे हिसाब से, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि क्या इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के इकराम तैयब साहब जो प्रेसिडेंट हैं इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के, अगर आज से कोई साल या 1.5 साल या 2 साल पहले अगर ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड पाकिस्तान में हो रहा था तो 2 ग्रुप्स की वजह से उन्होंने यहाँ से ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड को ख़त्म किया कि नहीं जी ये आपस की चपलिश है, तो उन्होंने शिफ्ट कर दिया ओमान में। सही। तो क्या इनको ये नज़र नहीं आ रहा कि आज से अगस्त में जो लास्ट ईयर अगस्त में जो कुछ भी हुआ था या 2-3 महीने पहले जो भी इंडिया पाकिस्तान का जो एक डिबेकल हुआ है, इतनी ज़्यादा टेंशन हुई, तो उनको ये नज़र नहीं आ रहा 2 यानी कि आदमियों की रंजिश उनको नज़र आके ओलंपिक क्वालिफाइंग ग्राउंड शिफ्ट कर दिया मस्कत, ये नज़र नहीं और आ रहा। ये नज़र नहीं आ रहा कि इतना बड़ा यानी कि 2 मुमालिक की चपकलिश है, तो आप एशिया कप क्यों आपने इंडिया नहीं में तो हमारी तरफ से इस तरह की मतलब प्रेजेंटेशन नहीं गई ना, अगर इस तरह का होता जिस तरह तो प्रेजेंटेशन ये नहीं गई थी कि चारों सूबों के जो चीफ मिनिस्टर हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि उनको चाहिए कि इन्वॉल्व हों और प्रो लीग के लिए वो चारों सूबे पार्टिसिपेट करें, तो इसी तरह इनकी ये भी जो है ना, इनकी अप्रोच ये नहीं है, इनकी अप्रोच अपनी पर्सनल इसको इंटरनेशनली उठाते, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते। यस, ये अगर इंटरनेशनली उठाते, ये FIH के प्रेसिडेंट को लिखते कि ये चीज़ है आप यहाँ से शिफ्ट करें, तो वो लाजमी बात है कि वो शिफ्ट कर देते। लेकिन ये है कि उनको भी चाहिए था कि अगर उन्होंने ओलंपिक क्वालिफाइंग राउंड कोई किसी ममालिक की रिक्वेस्ट के ऊपर या वो चेंज नहीं किया था, सिर्फ 2 आदमियों की रंजिश की वजह से अगर उन्होंने ये देखना चाहिए था कि इनको ये देखना। अच्छा, ये तो हो गई बात, लेकिन अहमद भट्ट ने, जैसे अभी आपने पहले भी कहा था कि अहमद भट्ट ने जो टीम के कप्तान हैं उन्होंने मतलब ये कि अपनी रिजर्वेशन का मतलब इजहार किया और उन्होंने बाकायदा फेडरेशन को कहा कि जी हमें पैसे नहीं मिल रहे और इंटरनेशनल जो अलाउंस था वो अभी तक नहीं मिला है। और आप ये देखें नेशंस कप हुए ख़त्म हुए 2-2.5 महीने हो गए। इसी तरह पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजमीन को, अब ये मैं बात कर रहा हूँ 2023 की, तो अगस्त 2023 से सितंबर 2023 तक की तनख्वाहें नहीं मिली मुलाजमीन को, वो अभी तक ड्यू हैं। लेकिन मौजूदा फेडरेशन का कहना है कि चूंकि उस वक्त दूसरी फेडरेशन थी तो हम नहीं देंगे। तो भाई बात यह है कि वो कोई पर्सनल किसी के इंडिविजुअल मतलब बंदे के मुलाजिम थोड़ी हैं, वो तो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के मुलाजिम हैं। चाहे वो 2023 का केस हो या अभी का, तो आपको तो उन्हें देने चाहिए, एक अहमद भट्ट और ये मुलाजमीन के पैसे। सर पहली बात तो ये है कि ये फेडरेशन की आपने देखें अप्रोच है क्या
कि हम सैलरी नहीं देंगे कि क्योंकि आप पिछली फेडरेशन के साथ थे। ये तो पिछली फेडरेशन के साथ से पहले पिछली के चलते हुए आ रहे हैं, साथ नहीं थे, आतिफ के दौर से। देखें एम्प्लॉइज तो एम्प्लॉइज तो वो है, एम्प्लॉइज हैं ये पाकिस्तान, ये ब्रिगेडियर आतिफ साहब के दौर के चलते हुए आ रहे हैं, नूर खान के दौर के बाद चलते हुए आ रहे हैं। तो क्या अगर ये बात है तो इनको ये नहीं पता कि पिछली जो फेडरेशन थी वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जो रेंट है जो शॉप्स का वो 28 लाख के करीब करके गई है, तो पहले 7 से 8 या 9 लाख रुपया आ रहा था, तो उनको ये नजर नहीं आया, तो ये चीज उनको नजर आ गई है। सही। अच्छा राशिद कुरैशी साहब, अच्छा इस बात की भी इत्तलात हैं कि जनाब जो कॉन्टिजेंट गया था उसमें बाज़ प्लेयर्स ऐसे थे जो कतई तौर पर मेरिट पे नहीं थे। तो ये तो खैर इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि 2 खिलाड़ी जो चले गए स्लिप हो गए, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है, वो तो जवाब देंगे ज़ाहिर है। दस्ते के सरबराह जावेद मेमन साहब थे वो हैं, और दूसरे लोगों को पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने सवालात भेजे। लेकिन इसका कौन जिम्मेदार होगा या इसको कौन इन्वेस्टिगेट करेगा कि आप मतलब ऐसे खिलाड़ियों को लेके गए जो मेरिट पे पूरे नहीं उतरते थे, क्या कहेंगे? देखिए बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैंने भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया जी बिल्कुल। और एक क्राइटेरिया हुआ करता था, आपको याद होगा एक ज़माने में हमारे यहाँ से एक शाजिया हिदायत नाम से लड़की ओलंपिक्स में गई थी, डिस्टेंस रनिंग में। सही। अच्छा इवेंट ख़त्म हो गया था, उसके 2-2.5 चक्कर बाकी थे। अच्छा। तो वो अकेले भागती रही ट्रैक पर, सब उसकी हौसला अफजाई करते रहे, लेकिन मेरी नज़र में हौसला अफजाई नहीं थी वो। एक खिलाड़ी की हैसियत से आप उनके करीब तरीन नहीं हैं, आप उनको वहाँ भेज रहे हैं। एक क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड होता है जी, ठीक, आप उस क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड को मेंटेन रखें। आप अपने क्वालिटेटिव प्लेयर और जो आगे नज़र आ रहे हो वो लगे। इसीलिए अमूमन स्प्रिंटर्स को तरजीह दी जाती है। कुछ सेकंड्स की रेस होती है, 5-7 मीटर 8 मीटर पीछे होता है तो खप जाता है। सही। मगर यहाँ आप 3-3 2-2 3-3 चक्करों की लीड हो तो वो फिर खप पड़ी हुई होती है। सही। तो हमें भेजते वक्त एथलीट्स या कोई भी खिलाड़ी भेजते हुए, अभी आर्चरी में भी कोई इश्यूज़ हैं जो अभी सामने आएंगे, वहाँ पर भी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं। और बहरहाल आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्वालिफाइंग का ख्याल रखना चाहिए। हमारे यहाँ का चैंपियन लाजमी नहीं कि वहाँ के क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड के करीब, अगर करीब हो तो भेजें, लेकिन डिसिप्लिन डेकोरम और मतलब परफॉर्मेंस तो होनी चाहिए ना कुछ। देखिए जिन लोगों ने, मैंने जैसे कहा कि जी यह नवाजने के लिए, ऑफिशियल्स को नवाजने के लिए एक बाकायदा तौर पर एक गेम प्लान है। सही। उस पर तहकीकात कीजिए, जो गए उनकी यूनिवर्सिटीज़ की क्या परफॉर्मेंसेज हैं, उनके बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं। अच्छा आप क्या ये समझते हैं कि जो खिलाड़ी मतलब जैसे गायब हुए, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उन्हीं पे आयद होती है, जो मतलब ऑफिशियल साथ थे उन पर भी आयद होती है, क्या देखिए मैं ज़्यादातर ऑफिशियल्स को इससे थोड़ा एज दूंगा, ये ज़ाती नीयत के ऊपर है। अच्छा। एक आदमी प्लान करके जाता है कि मैंने निकल जाना है, हमने उसकी कोई काउंसलिंग नहीं की, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चला गया यहाँ से। और इतलात ऐसी भी हैं कि उनमें से एक लड़का जो है हाई जंप का, शाजिल नाम है गालिबन उसका, वो ये दोनों दोस्त थे, तो वो दो एथलीट भी थे, तो वो कादियानी हैं और जाकर उसको वहाँ जाकर चले गए हैं और वो उसको कन्वर्ट अपने आप को शो कर रहा है। ये एथलेटिक्स के सर्कल में बातें हो रही हैं। अच्छा। तो अगर इतनी बातें अब इसमें कितनी सदाकत है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन बहरहाल इसमें ऑफिशियल्स का इतना बड़ा नहीं होता, जैसे खुदकश बम्बार को आप कैसे रोक सकते हैं। सही। अच्छा वो इस तरह की चीज़ है, तो इस तरह की चीज़ है। चलें नासिर भाई, आप दुनिया हॉकी के मायनाज मतलब एक फुल बैक रहे, लॉस एंजल्स ओलंपिक, फिर 82 का एशिया कप, और भी मतलब आप कप्तान थे, जर्मनी के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हुई थी आप उसके कप्तान थे। अच्छा दो चैंपियंस ट्रॉफी में दोनों टीमों के पॉइंट्स हो गए बराबर और जर्मनी को ट्रॉफी दे दी गई, क्या मतलब वैसे कप्तान आपने महसूस किया क्या? सर ये 88 की बात 88 की, हाँ। 88 आई वाज कैप्टन, तो लाहौर में हो रही थी चैंपियंस ट्रॉफी। जी। तो ये था कि मॉर्निंग में ग्रेट ब्रिटेन और जर्मनी का मैच था। तो ये है कि उन्होंने ना वो मैच आपस में ना टाई अप किया, गोल एवरेज के ऊपर जो है ना। अब शाम को हमारा मैच था, फाइनल था, ज़ियाउल हक साहब आए हुए थे उस मैच में, तो हमने गो के वो मैच जीता, लेकिन गोल बराबर, अब गोल एवरेज अगेंस्ट भी फॉर भी वो बराबर थे। तो एज ए यानी कि वो हमारे हम होस्ट और वो गेस्ट थे, तो मैंने फिर बोला कि आप ट्रॉफी जो है उनको दे दें। बड़े बड़े दिल का मुजाहरा किया आपने। ये सर से होता है, स्पोर्ट्समैन में थोड़ा सा होना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि मतलब इस वक्त जो है पेनल्टी कॉर्नर का जो कन्वर्जन रेशो है
हमारे पाकिस्तानी फुल बैक्स का बाज़ उन्होंने बड़े अच्छे गोल भी किए, लेकिन वो अगर हम कंपैरिजन करें ज़ाहिर है बड़ी टीमों से, तो वो नहीं आ रहा जो एक ज़माने में हुआ करता था। मुनव्वर जमा होते थे, मंजूर हसन होते थे, आप होते थे, और भी बहुत तनवीर डार होते थे, मुनीर डार होते थे, या फिर अपने सोहेल अब्बास की तो बात, मतलब उनका तो वर्ल्ड रिकॉर्ड एक ऐसा है कि जो नहीं लगता कि टूटेगा। क्या कहेंगे, किस तरह से हम इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर सकते हैं? अभी जो आपको पता है कि आपके पास अपना सुफियान खान है, लेकिन इसके साथ साथ जो था दूसरा पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाला वो अरबाज था, जो गोजरा से तल्लक है, MPCL में है वो एम्प्लॉइज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको क्यों नहीं रखते, वल्लाह आलम क्या बात है। हालांकि वो प्लेयर बहुत अच्छा है उसकी। हाँ यस, अगर मैं कंपैरिजन करूँ ना सुफियान खान को और अरबाज को, तो अरबाज देखें, सुफियान खान अगर पेनल्टी कॉर्नर में अगर 10 में से अगर 8 गोल कर रहा है, तो वो अगर 7 गोल कर रहा है तो मैं उनको इक्वल समझूंगा। लेकिन उसकी जो क्या कहते हैं अरबाज की खसूसियत है वो ये है कि उसमें टैकलिंग भी बहुत अच्छी है, क्लियरेंस भी बहुत अच्छी है। तो ये है कि सुफियान खान इस पर थोड़ा सा तवज्जो दे, गो कि वो पेनल्टी कॉर्नर लगा रहा है, माशाल्लाह गुड प्लेयर, और मेरे ही सिलेक्ट किया हुआ है वो। ये लड़का, यस, मैंने उसको 2019 में जब ये नेशनल ट्रे हॉकी चैम्पियनशिप थी लाहौर में, वहाँ पर देखा था और वहाँ पर किया। फिर उसके साथ साथ रिजवान अली जो यहाँ से चला गया फुल बैक, वो भी, इवन के हनान शाहिद, ये फर्स्ट टाइम उस वक्त ये पंजाब की तरफ से खेल रहा था। तो क्योंकि 2019 से लेकर 2024 तक मैं नेशनल सिलेक्टर था, तो ये तमाम लड़के जितने भी हैं ना, ये मेरे हाथ से निकले हैं माशाल्लाह, और अच्छे लड़के हैं और अच्छे लड़के आ रहे हैं। लेकिन चीज़ सिर्फ ये है कि इनको ग्रूम करने की ज़रूरत है। लेकिन ग्रूम कैसे होंगे, ग्रूम कौन करेगा? सर देखें, ग्रूम अगर आप यहाँ पर करते हैं तो हमेशा जो टेम्परामेंट देखा जाता है ना, तो वो इंटरनेशनल मैचेस के ही देखा जाता है। बास प्लेयर होते हैं डोमेस्टिक टेम्परामेंट उनका बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे प्लेयर होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल टेम्परामेंट इज़ डिफरेंट। जब आप इंटरनेशनल मैचेस पर जाते हैं उस वक्त आपको प्लेयर का पता चलता है कि इसमें कितनी वर्थ है। तो इंटरनेशनल वर्थ जांचने के लिए बेस्ट यही है कि आप तमाम ममालिक में, जिस तरह जाके खेलें। स्पेन में इमरान है, खुशाब से तल्लक है, और पोलैंड में ताहिर अली शाह है, उसको कोऑर्डिनेटर रखें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, उनको बोलें कि आप मैच ऑर्गेनाइज करें। तमाम ममालिक प्रो लीग से इनको अच्छी जो ट्रेनिंग है ना, वो हर एक ममालिक में मिल सकती है अपने कोऑर्डिनेटर रखने के जरिए से। अच्छा, लेकिन ये भी कहा जाता है इस सिलसिले में कि जो खिलाड़ी आपके मतलब डोमेस्टिक सतह पर अच्छी परफॉर्मेंस पेश करता है, लेकिन वो इंटरनेशनली वो परफॉर्मेंस पेश नहीं करता, तो चाहे वो कोई भी खेल हो, तो उसका मतलब ये कैटेगोरिकली होता है कि आपके मुल्क का डोमेस्टिक सिस्टम का स्टैंडर्ड जो है वो इंटरनेशनल मेयार के मुताबिक नहीं है। तो इसका मतलब है कि आपके लोगों को और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बहरहाल जनाब, यहाँ पे ये वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ये गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे साथ मौजूद हैं दुनियाई हॉकी के साबिक मायानाज ओलंपियन फुलबैक नासिर अली, और उसके साथ साथ साबिक इंटरनेशनल एथलीट और डायरेक्टर फ़िज़िकल एजुकेशन कराची यूनिवर्सिटी राशिद कुरैशी। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं, यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक।
एक मरतबा फिर हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और इस सिलसिले को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। और ये वाला क्वेश्चन जो होगा हमारा राशिद कुरैशी साहब से होगा, चूँकि वो ज़ाहिर है इंटरनेशनल एथलीट भी हैं और उसके साथ साथ कोयटा ग्लैडिएटर्स के वो फ़िज़िकल इंस्ट्रक्टर भी हैं। अगर हम चूँकि हमारे सामने एक इंटरनेशनल एथलीट तशरीफ़ फरमाए तो मैं ये ज़रूर बताऊँगा अपने जो नाज़रीन है कि 50s और 60s की अगर आप बात करें, वो गोल्डन एरा था पाकिस्तान के एथलीट का। तो उस वक्त अब्दुल खालिक हुआ करते थे। मैं 2-4 नाम लूँगा ताकि रिकॉल हो, हमारे जो नए नौजवान हैं वो इस बात को मतलब देखें। एक ग़ुलाम राज़िक थे, अब्दुल खालिक थे, ग़ुलाम राज़िक थे, मुबारक शाह साहब थे, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद नवाज़, तलत खान, अल्लाह दित्ता और रमज़ान अली। और अब्दुल खालिक जिनका मैंने नाम लिया जनाब, वो तो एशियन रिकॉर्ड होल्डर थे 100 मीटर्स में और 200 मीटर। सही कर रहा हूँ राशिद भाई मैं? बिल्कुल दुरुस्त। और इसी तरह और भी थे, उसके बाद आए थे मिर्ज़ा खान थे, ग़ुलाम अब्बास, नादिर खान, फिर उसके बाद अकरब अब्बास, एम शरीफ भट्ट और मोहम्मद ख्वाजा असलम। तो जनाब और फीमेल एथलीट में शबाना अख्तर, गो कि आपकी वाइफ भी मतलब इंटरनेशनल एथलीट थी, नाम ले दें आप उनका, शाजिया खान, तो वो भी मतलब इंटरनेशनल एथलीट थी। और मुझे उनका इंटरव्यू लेने का जनाब एजाज़ भी हासिल है, आपका भी लिया था मैंने एक ज़माने में इंटरव्यू। तो ये हमारे वो एथलीट थे। अच्छा, तालिब भी मतलब इंटरनेशनल एथलीट और वो फिज़िकल अपना जो वो था चला रहे स्कूल, आज भी वो चल रहा है और आज भी चला रहे हैं माशाल्लाह। मतलब ये कि उनकी बड़ी एक्सपर्टीज़ है, बड़ा एक्सपोजर है, बड़ा उनका। और आज भी मतलब मैं देखता हूँ कि वो वहाँ पे होते हैं स्टेडियम में और खिलाड़ियों को तरबियत दे, बड़ी अच्छी बात है। अच्छा राशिद भाई, मैं आपसे सवाल करूँगा कि आप ज़ाहिर है कोयटा ग्लैडिएटर्स, ये तो बिल्कुल करंट PSL में ज़ाहिर है आप उसको फिज़िकल मतलब ये कि उसकी ट्रेनिंग वगैरह कर रहे हैं, तो मतलब एक क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए? जैसे हमारे खिलाड़ी हैं, हम देखते हैं कि रोज़ अनफिट हो जाते हैं, ख़ासतौर से हमारे क्रिकेट के जो फास्ट बॉलर हैं। तो एक मतलब अच्छे एथलीट के लिए, एक अच्छे इंटरनेशनल खिलाड़ी के लिए, चाहे वो हॉकी का हो, फुटबॉल का या क्रिकेट का, क्या मतलब वो चीज़ हैं जो आप उनको मतलब बताएंगे कि वो फिज़िकल फिटनेस उनकी जो है इंटरनेशनल मेयार की रह सकती है? मैं कोशिश करूंगा कि समंदर को कूजे में बंद करूं। बिल्कुल, वो इसलिए आखिरी सेशन है, वक्त भी कम है। देखें, कल्चर की ज़रूरत है। आपको ये एक ट्रेनिंग का कल्चर मिलता है नेशनल लेवल पर कैंप में आकर। सूबाई टीमों के पास भी, किसी टीम के पास भी हॉकी में जहाँ तक मेरी मालूमात है कोई ट्रेनर मौजूद नहीं होता। सही, ठीक है। आप एक वो बिल्कुल जाते हैं, जब नेशनल लेवल के इन्वायरमेंट में जाते हैं तो वहाँ उनको फिटनेस ट्रेनर मिलता है जिसको हम स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच कहते हैं। जी जी। जिस तरह एक खिलाड़ी की उम्र होती है प्लेइंग एज 20 साल, इसी तरह ट्रेनिंग एज भी होती है। वो साथ साथ करता रहे ट्रेनिंग, मगर हमारे स्किल रिलेटेड फिटनेस ट्रेनिंग उस तरह से की नहीं जाती जो उसकी रिक्वायरमेंट है। इस वजह से स्पीड ऑफ गेम हमारा कंप्रोमाइज होता है। हॉकी के ज़्यादातर नताइज आखिर में आकर हमारे अगेंस्ट जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जब तक हम उनके लेवल पर खेल रहे होते हैं, जब हाई इंटेंसिटी पे हम जाते हैं, तो जब भी आप कोई काम हाई इंटेंसिटी पे करते हैं अपने से बढ़कर, तो आप कंट्रोल कंप्रोमाइज होता है। सही। उनका हाई इंटेंसिटी पर अपना कंट्रोल कंप्रोमाइज नहीं होता, बिकॉज वो उनका यूज टू होता है। हम जब उनको मैच करने जाते हैं तो अपना कंट्रोल लूज करते हैं। तो हमें उसको दुरुस्त कैसे किया जाए? थ्रू आउट द ईयर ऑन एवरी लेवल आपको एक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम को फॉलो करना चाहिए। प्लेयर डेवलपमेंट थ्रू आउट द ईयर रहनी चाहिए, चाहे वो जूनियर लेवल हो, सीनियर लेवल हो। आपका बेंच हमेशा तैयार रहना चाहिए। तो ये जब तक एक फिटनेस का कल्चर नहीं आएगा, जब तक स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग, स्पीड डेवलपमेंट, एजिलिटी, इन पे काम थ्रू आउट द ईयर नहीं होगा, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि 1.5 महीने के 1 महीने के कैंप के अंदर आप पूरे साल का काम कर लेंगे? उस वक्त तो स्किल्स, और एक और चीज़, हमारे स्किल्स करेक्शन की कोशिश की जाती है नेशनल लेवल के कैंप्स में। सही।
क्योंकि मेरा थोड़ा सा हॉकी के दोस्तों से वास्ता है, तो मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ कि स्किल करेक्शन को टाइम ही नहीं होता। वंस यू एंटर इन कंपटीशन या उसके क्लोज आ गए, देयर इज नो मोर करेक्शन। वो टाइम होता है एग्जिस्टिंग स्किल्स की परफेक्शन का, कंट्रोल का, कमांड का, हाई इंटेंसिटी पर। जब आप हाई इंटेंसिटी पर कोई चीज़ का आप चेंज कराने की कोशिश करेंगे तो उसकी जो रियल एबिलिटी है वो भी कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगी। सही, बहुत सही आपने कहा। अच्छा, आपने इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ आपकी तरफ में कि बड़ा ये कहा जाता है, वैसे ताहिर ज़मान की कोचिंग से तो मैं तो सेटिस्फाइड हूँ और आप भी हैं, आपकी बात हुई थी उनसे, और नो डाउट कि ताहिर ज़मान प्रोफेशनल कोच हैं। उनकी मतलब जो वो है IQ लेवल जो है, विजन जो है बड़ा शानदार है। लेकिन बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी हमें हाफ प्रेस से नहीं शुरू करना चाहिए, आजकल की जो जदीद हॉकी यूरोपियन टीमें बड़ी तेज़ हैं, हमें अटैकिंग शुरू से हॉकी पे जाना, अटैकिंग मतलब उस पर जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे? रियाज भाई, ये अपनी क्या कहते हैं कि कोच पर डिपेंड करता है कि कोच अपनी टीम की वर्थ क्या देखता है, देखते हुए वो फैसला करता है कि मुझे क्या करना है, या अपोनेंट टीम जो है उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, उसके वीक पॉइंट क्या है। लेकिन अगर मैं होऊंगा तो मैं आपको बताऊं कि मैं ये है कि वो है कि कभी मैं हाफ प्रेस पर नहीं जाऊंगा, मैं अटैकिंग हॉकी शुरू से मैं अटैकिंग हॉकी खेलूंगा। और जहां पर आती है डिफेंस करना या हाफ प्रेस, वो एक पीरियड बीच में ज़रूर आता है, ठीक है, वो हर टीम के ऊपर आता है। तो ये है कि जब लाजमी बात है कि जब आप अटैकिंग हॉकी खेलते हैं तो दूसरा फिर वो लाजमी बात है कि हाफ प्रेस पर जाता है। जब आप शुरू में ही हाफ प्रेस पर आ जाएंगे कि आपको दूसरी अपोनेंट टीम अटैक पर अटैक करती जा रही है, आपने एक अटैक रोका, 2, 3, 4, 5, 6 में से ऐसा होगा कि एक उनका सक्सेसफुल होगा। इसीलिए आपको चाहिए कि हमेशा आप अटैकिंग हॉकी पर, मैं अगर हूँ, लेकिन मैंने पहले बोला ना कि हर एक कोच की एक अपनी साइकी होती है कि क्या है। मुझे अगर पूछेंगे तो मैं अटैकिंग हॉकी पर जाऊँगा। अच्छा राशिद भाई, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, एक क्वेश्चन आपसे फिर नासिर भाई से। ये बताइएगा कि इस वक्त जो मतलब ज़ाहिर है डायरेक्टर फिजिकल एजुकेशन, आई थिंक यू नो वेरी वेल ईच एंड एवरीथिंग अबाउट मतलब एवरीथिंग, मतलब फ़ंड्स की इस वक्त क्या पोजीशन है? जितना फ़ंड्स आपको चाहिए होता है खेलों की तरक्की तरवीज के लिए उतना आपको मिलता है? और ट्रेंड क्या है, हमारी बच्चियाँ ज़्यादा आ रही हैं खेल में या लड़के आ रहे हैं, और आउटडोर या इनडोर खेल? देखिए, स्पोर्ट्स का कल्चर तो बहुत अच्छा हुआ पहले से, हालांकि ये नुकसान पहुंचा है सोशल मीडिया की वजह से, बहुत बड़ा नुकसान हुआ तमाम स्पोर्ट्स को। सही, बड़ी मुश्किल से अब चीज़ें रिवाइव हैं, बच्चियां और बच्चे दोनों आ रहे हैं स्पोर्ट्स में, मगर फुकदान है जगहों का। इस वक्त जगह इतनी नहीं है जैसे पहले ग्राउंड्स हुआ करते थे। आप चाहे क्रिकेट की बात कर लें या दूसरे गेम्स की बात कर लें, अब चाहे वॉलीबॉल हो चाहे बास्केटबॉल हो, आप लिमिटेड वेन्यूज़ हैं आपके पास और वो भी कमर्शियली यूज़ हो रहे हैं। तो ये बात तो है कि उसमें, लेकिन एक छोटा सा एक फेवर लूँगा ये आपके मौजूदगी से, वो ये कि देखें, थोड़ा सा उस सब पिछले साल से कनेक्टेड है कि स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच का जॉब क्या है। जी जी, अंडर द हेड कोच आप अगर कहते हैं कि जी इसके हिट तेज नहीं है, तो ये ट्रेनर का काम है। स्किल्स नहीं, स्किल्स नहीं, कहाँ से लिफ्ट करना, कहाँ से, उसकी स्ट्रेंथ, इसका स्कूप लंबा होना चाहिए, इसको बार बार तेज आने जाना होना चाहिए, अगर एक बार डॉज खा जाए तो खड़ा ही ना रहे, रिकवर करे और जाए। ये मेरा जॉब है, मेरे से मुराद इस शोबे का जॉब है। तो यहाँ इसी तरह ट्रेनर्स का जॉब कि वो हेड कोच बोले यार मुझे ये लड़का ऐसा चाहिए, आई नीड द मोर एजाइल एंड मोर फ्लेक्सिबल एंड मोर क्विक माई गोलकीपर, बस। अब गोल कीपिंग सिखाना कराना स्किल कोच का काम है, मेरा जॉब है कोच के मयार के मुताबिक उसको तैयार करके दे देना, बस ये। अच्छा, अपने नासिर भाई अभी आप हाल ही में गए थे बेनज़ीराबाद और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, ख़वातीन का ज़ाहिर मैच था वहाँ पे, और बीबी आसफा भुट्टो साहिबा भी वहाँ तशरीफ़ लाई थी। तो ये एक बड़ा सॉफ्ट मतलब एक इमेज गया है कि उनकी वहाँ आमद, और फिर आप लोग कैसा रहा तजुर्बा आपका? शहला रज़ा साहिबा भी वहाँ मौजूद थी, तो सिंध हॉकी एसोसिएशन की ख़वातीन मतलब मैडम शहला रज़ा हमें अपने, और उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, शहला रज़ा साहिबा का कंट्रीब्यूशन है, इस नो डाउट। और वो बहुत यानी कि वो कीन है इस चीज़ में कि पाकिस्तान की जो नेशनल गेम है उसको ऊपर आना चाहिए। वो खुद भी खेलती थी, वो एग्जीबिशन मैच हुआ था उसमें वो खेली भी थी, और उसमें वो बाकायदा ट्रैक सूट में आए, और आप एक गोल से हार गए थे और किसने किया था गोल? आपने किया।
तो वहाँ पर जब हम गए हैं मैडम शैला रज़ा की सरबराही में, हैदर हुसैन था, उसके साथ गुलफराज साहब, उसके पास जाहिद साहब, अयाज महमूद साहब, अयाज महमूद, वसीम फिरोज एंड माई सेल्फ, ये हम जाहिद साहब जी वो गए थे। तो जाहिद शहाब, हाँ जी। और ये है कि वहाँ पर जब हम गए हैं तो बीबी से बात भी हुई है, हॉकी के मैटर्स पर भी बात हुई है, और वो यानी कि ये वो मैं बड़ा हैरान हुआ कि वो मुझे बताने लगी हैं, हमारे साथ जो बात करने लगी, जब वो मिलकर आई हैं तो पहले तो कहती हैं कि क्या मैं अपने लेजेंड से तस्वीर बनवा सकती हूँ। मैंने कहा बीबी ये तो हमारी खुशकिस्मती है, क्योंकि आपकी मदर से मैंने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस लिया हुआ है 89 में, तो मुझे कहती हैं कि मुझे वो तस्वीर चाहिए। मैं कहा तस्वीर आपको मिलेगी। मैं कहा मैं आई वॉज कैप्टन जब ग्रुप फोटो में भी है, कहती है मुझे वो भी चाहिए। फिर वसीम ने बोला कि 94 का इसका मतलब है कि आसफा बीबी की वहाँ आमद जो है हॉकी के तपते सहरा में खुशगवार झोंकों की मानी है। बहुत बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने काफ़ी वहाँ पर टाइम स्पेंड किया, और बच्चियों की जो बाकायदा ग्रुप फोटो हुई वहाँ पर भी उन्होंने हॉकी तजुर्बा अच्छा रहा। वेरी गुड, ज़बरदस्त। अच्छा जनाब, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, हालांकि ऐसी शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं कि इनसे बड़ी मतलब अभी गुफ्तगू करनी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल वक्त का, और आइंदा भी इंशाल्लाह बुलाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं। तो नासिर भाई, मतलब कोई ऐसी बात हॉकी के हवाले से जो मैं ना कह सका हूँ, और बाकी हमारे नौजवानों के एक पैगाम। नौजवानों के लिए मैं इतना ही बोलूँगा, लेकिन नौजवानों का जो तल्लक है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से है। पिछले प्रोग्राम में भी मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अपना शहबाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट की थी, और इसके साथ साथ मैं फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जो बहुत कीन है स्पोर्ट्स में, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा बच्चों की जॉब्स के लिए आप जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको आप ओपन कीजिए, ताकि बच्चों को कोई रोज़गार मैसर आए और वो खेल की तरफ आएँ। लड़का खेल की तरफ इसलिए नहीं आ रहा कि वो बिल्कुल जॉबलेस हैं, उनके कोई ऐसे कोई नहीं है कि उनको 20,000 या 25,000 की कोई उनको मिल जाए ना, तो वो स्पोर्ट्स की तरफ देखेंगे। आप देखेंगे कि स्पोर्ट्स के मैदान जो है ना, इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में स्पोर्ट्समैनों से भरे होंगे। राशिद कुरैशी साहब, यही सवाल आपसे कि कोई ऐसी बात जो मतलब मैं ना पूछ सका हूँ और आप कहना चाहते हो इसी पूरे सिनारियो के हवाले से दूसरे हमारे नौजवानों को पैगाम। मैं नासिर भाई की बात को कंटिन्यू करते हुए एक मैसेज दूँ, ये लोग क्यों स्लिप हो रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि इन्हें मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। तो ये लम्हा फिक्री है गवर्नमेंट के लिए भी और हम सब के लिए। लेकिन मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मतलब सही रास्ता इख्तियार करना, सही रास्ता हमें भी उनको रिवॉर्ड करना चाहिए, जॉब की सूरत में, स्कॉलरशिप्स की सूरत में, उनको अपना यहाँ फ्यूचर नज़र आए और ऐसी चीज़ें ना हो। और सिर्फ साथ साथ ये है कि भाई आप कोई भी खेल खेल रहे हो उसके साथ साथ ट्रेनिंग, फिटनेस ट्रेनिंग ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं आला मयार के खिलाड़ी बनना, तो कोई खिलाड़ी भी, ना सिर्फ भाई यहाँ बैठे सिर्फ हॉकी नहीं, हॉकी के साथ हॉकी के लिए कितनी मेहनत की ग्राउंड में, तो वो मेहनत आपको करना पड़ेगी अगर आप अपना नाम बनाना चाहते हैं, अपने मुल्क का नाम बनाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया राशिद कुरैशी साहब, आप तशरीफ़ लाए, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको दावत देंगे। नासिर अली साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए। हालांकि मुझे पता था कि आप बहुत बिजी थे, लेकिन मेरा इसरार यही था कि चूँकि लास्ट टाइम आपने वो बात कही थी और वो इस वक्त उसमें फुल तो वो होनी चाहिए, तो आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। आइंदा भी इंशाल्लाह आपको तकलीफ़ देंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का शो। यकीनन आपको आज का ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और आइंदा हफ्ते इंशाल्लाह नई शख्सियत या किसी नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाजुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।